आराधना पीजी डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो पृथ्वी में जो ऊष्मा का जनन होता है तथा उसका जो ऊष्मा है उसका जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है, ये एक्चुअली में अपन जो अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक बारे में जानकारी का, तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसके अंतर्गत इस बिंदु का अपन पूरा विश्लेषण करेंगे आज। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो पृथ्वी में ऊष्मा का जनन और स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो पृथ्वी के अंदर अगर अपन ऊष्मा के जनन की बात की जाएगी तो वो दो प्रक्रिया से होता है। पहली जो प्रक्रिया है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसको अपन रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ वो होते हैं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में एनर्जी या जो ऊष्मा है उसका जनन होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से अपन बात करेंगे, एक तो यूरेनियम होता है जो आणविक खनिज है जिसको अपन बोलते हैं, दूसरा थोरियम होता है, तीसरा होता है पोटेशियम। तो ये यूरेनियम, थोरियम और जो पोटेशियम है, इससे पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो ऊष्मा है उसका जनन होता है पहला। दूसरा होता है कि उसका जो ग्रेविटी फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इन दोनों को तापीय ऊर्जा में बदलाव से, यानी इन दोनों का जब तापीय ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होता है, तो उससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में एनर्जी है उसका जो है वो उत्पन्न होती है या उसका जनन होता है। अब ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जो जनन होता है, इससे क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत बड़े पैमाने पे क्या होगा, पिघला होगा, यानी जो आंतरिक भाग है उसका बार बार पिघला और पुनर्गठन होने से इसकी पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें अलग अलग प्रकार के जो मंडल है उसका निर्माण हुआ, जिसको अपन परत भी बोल सकते हैं या उसको मंडल बोलते हैं। तो वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, जिसको अपन क्रस्ट बोलते हैं पहले नंबर पे, दूसरे पे मैंटिल आती है, तीसरे पे कोर आता है। तो चाहे क्रस्ट है या मैंटिल है या कोर है, इनका जो निर्माण हुआ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वो आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने से जो पिघला हुआ है उनका पदार्थों का, तो उससे ये पदार्थ है उनका जो क्रस्ट है या मैंटिल है या कोर है उनका निर्माण हुआ है। तो इन क्रस्ट के अंदर अलग प्रकार का जो अपन कहते हैं जो सैलें हैं वो पाई जाती है, मैंटिल के अंदर अलग प्रकार का होगा और कोर के अंदर है वो अलग प्रकार का पदार्थ है जो सैलें हैं वो पाई जाती है। तो अगर मैं क्रस्ट की बात करूँ तो क्रस्ट जो प्रमुख रूप से मिलके जो बना है वो उसमें एक तो ग्रेनाइट सैलें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट। दूसरी पाई जाती है बेसाल्ट सैलें और तीसरी पाई जाती है पेरिडोटाइट सैलें। अब कहने का मतलब है जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जो ग्रेनाइट पाई जाती है, तो ग्रेनाइट प्रमुख रूप से ऐसी सैलें थे जिसके अंदर ये तीन जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है वो अधिक पाए जाते हैं, चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो या पोटेशियम हो। तो जहाँ पे ग्रेनाइट जैसी सैलें पाई जाएगी तो वहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक होंगे। जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक होंगे, इसका मतलब है कि वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो अधिक पैमाने पे निकलेगी। तो जैसे अपन महाद्वीपीय भागों की बात करते हैं, तो महाद्वीपीय भागों में जो ऊष्मा का अधिक प्रवाह होता है तो उसके पीछे क्या है कि उसके अंदर ग्रेनाइट सैलें पाई जाती है। अगर दूसरी तरफ अपन बात करें, कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे महाद्वीपीय पार्ट नहीं होगा, सिर्फ सागरीय नितल हो सकता है। ये जो सागरीय महासागरीय जो क्रस्ट होता है उसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि ग्रेनाइट सैलें नहीं पाई जाती है, वहाँ ग्रेनाइट सैलें नहीं होगी, कुछ दूसरे प्रकार के जो सैलें होते हैं जैसे बेसाल्ट वगैरह, तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह और भी अधिक होगा। यानी जहाँ पे महाद्वीपीय भागों में ग्रेनाइट होगी वहाँ पे तो एनर्जी का प्रवाह होगा ही होगा, अधिक होगा, लेकिन जहाँ पे अगर ये नहीं पाई जाती ग्रेनाइट, वहाँ पे और भी अधिक रफ्तार से एनर्जी निकलेगी। तो कुल मिलाकर जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं वहाँ पे ऊष्मा है या ऊर्जा है वो अधिक पाई जाती है। तो ये जो एलिमेंट है वो इस ग्रेनाइट सैलों के अंदर अधिक पाए जाते हैं। तो इन जहाँ पे ये ग्रेनाइट सैलें होगी वहाँ से ऊष्मा का जनन है वो अधिक होता है। फिर अगर अपन बात करेंगे, जैसे ऊष्मा का जनन हो जाता है तो इस ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, जो स्थानांतरण होता है, वो अलग अलग प्रकार से। तो ऊष्मा के जो प्रवाह की जो मेथड होती है, जो विधियाँ होती है, वो तीन प्रकार की होती है। यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो उसके ट्रांसफर होने के तीन प्रकार के मेथड होते हैं, जिसको अपन वन बाई वन एक एक करके पूरा समझेंगे। जैसे पहला है संचालन विधि, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ये मेथड ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट होगा, वो सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? अगर कोई भी पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था में है तो वहाँ पे संचालन की जो विधि है वो काम करेगी, यानी ऊर्जा के स्थानांतरण का जो माध्यम होगा वो संचालन की विधि होगी। तो अगर
मैं दूसरी विधि की बात करूं कि विकिरण विधि, तो विकिरण विधि वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो है वो फ्लो है होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो निकलती है। अगर मैं ये बात करूं कि पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है वो अधिकांश अपारदर्शी पदार्थों का बना हुआ है। अगर अपारदर्शी पदार्थों का बना हुआ है, यानी अधिकांश जो खनिज है पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो अपारदर्शी, यानी जिसको अपन आर पार देखने से नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मेथड है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका प्रभाव होगा नहीं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो रेडिएशन मेथड है वो काम नहीं करेगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपारदर्शी खनिज होने के कारण अपन कह सकते हैं कि ये इस मेथड से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊष्मा है वो बाहर की ओर नहीं आ सकती है। तो फिर अगर अपन तीसरे प्रकार की जो मेथड है उसकी बात करते हैं, सामान्य विधि, जिसको कंडेंसर मेथड बोलते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली में, जो पदार्थ की जो दो अवस्थाएं होती है, जिसको लिक्विड और जो गैस की फॉर्म होती है उसके अंदर होती है। यानी ये जो मेथड है जहाँ सामान्य विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो द्रव या गैसीय अवस्था के अंदर ही हो सकता है। तो फिर तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले अगर इस विधि की मैं बात करूँ संचालन विधि, तो संचालन विधि को अगर अपन समझते हैं तो जो शैलें होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाई जाती है, रॉक्स, तो सेल होती है वो ऊष्मा का अच्छी चालक नहीं हो सकती है, जिसको अपन कह सकते हैं जो सेलें होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। एक होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक, जिसमें एनर्जी आसानी से ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं सुचालक, जिसके अंदर एनर्जी आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते वो होते हैं कुचालक। तो सेलें होती है वो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, अगर अपन एक 10 मीटर मोटी अगर 10 मीटर मोटा अगर अपन सेल का टुकड़ा लेते हो तो यहाँ से एनर्जी को यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक उसमें कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा। कितने साल का, यानी 10 मीटर मोटी अगर सेल की कोई टुकड़ा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँचाने में कम से कम 3 साल लगे। इस आधार पर अगर अपन कह सकते हैं कि अगर 400 किलोमीटर का जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है वहाँ से आज तक जो एनर्जी है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में नहीं आ पाती है, नहीं पहुँच पाई होती है। तो अगर अपन ये देखते हैं तो फिर तो अपन कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का ऊपर की ओर पहुँचना संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये विधि तो यहाँ पे कम काम करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग से। फिर भी कुछ पैमाने पे इस संचालन विधि से भी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपरी भाग में पहुँचती है। तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी में अधिकांश जो खनिज है वो अपारदर्शी होता है। अगर अब अपन बात करते हैं सामान्य विधि, सामान्य विधि क्या होती है, द्रव और गैस के अंदर ही चलती है। लेकिन बात यह है कि समंकित या प्राय तरल पदार्थों के अंदर ही संभव है, लेकिन पृथ्वी के ठोस रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि वहाँ पे समंकित क्रिया संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग अधिकांश से वो ठोस अवस्थाओं से बना हुआ है। लेकिन एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि ठोस पदार्थों के अंदर भी समन की क्रियाएं वो संभव होती हैं। अब कैसे, तो सामान्य जो तरंग सिद्धांत है आर्थर होम्स का, आर्थर होम्स महोदय ने दिया है। ये कहते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके अंदर लगातार जो श्रवणीय तरंगे हैं, श्रवणीय तरंगे वो गमन करती रहती है।
तो ये जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक पार्ट है उसके अंदर ये तरंगे लगातार घूमती रहती है, तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो तरंगे है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो गर्मी है उसकी वजह से ये तरंगे है वो पृथ्वी के ऊपरी धरातल के को मतलब वहाँ का जो आवरण है उसको हटा के इसके ऊपर पहुँच जाती है। तो ऊपर पहुँचने से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में मैग्मा वगैरह होता है तो वो उसके पृथ्वी के ऊपरी भाग में पहुँच जाता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो सवनीय तरंगे हैं वो ठोस पदार्थों के अंदर ही, तो मध्य महासागरीय जो कटक है उसके दोनों किनारों की ओर जो मैग्मा ये जो लावा है उसका विस्तार है, तो उससे नए जो स्तर का निर्माण हुआ है। इसे अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सवनीय तरंगे चलती है उनके लगातार जो चलने से कभी कभार ऐसा होता है कि जो ये तरंगे हैं ऊपर का जो आवरण है उसको हटाने से जो अंदर का जो मैग्मा भंडार से जो लावा या वगैरह है वो ऊपर पहुंचता है, तो एक नए जो भूदर्शी का निर्माण हो सकता है। तो इस आधार पे जो अपन कह सकते हैं एरियंस महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, सागर नित्तर प्रसरण सिद्धांत। इस आधार पर भी अपन ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय जो किनारे हैं उसका जो महासागरीय कटक है उसके जो दोनों किनारे हैं उनका लगातार फैलाव होता है। इसका अर्थ है कि अपन ये मान सकते हैं कि एक साइड के अंदर अगर ये जो किनारा महाद्वीपीय कटक है अगर यहाँ पे अपन मानते हैं कि इस भाग का अगर विस्तार हो रहा है, तो अगर ये भाग है वो अगर मान लिया कि 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता है तो 1 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा और 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा। अपन यूँ कर सकते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ेगा। तो जैसे ही यहाँ से कोई लावा निकलेगा वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इसकी जो प्रसरण की जो दर होती है वो कितनी होती है, वो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से होती है। तो अगर अपन यूँ बात करें कि ये जो सामान्य तरंग सिद्धांत है या प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, इस आधार पर कह सकते हैं कि जो ठोस के अंदर भी है जो वो सवन की है वो क्रिया घटित है वो होती है। तो इससे नए जो कटक है उनका जो निर्माण है मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर जो मैग्मा का ऊपर उठना है उससे जो किनारों की ओर फैलना है उससे जो नए हैं स्थिर रूप का निर्माण होता है वो किस वजह से होता है, इस तरह की क्रिया है उस बात पे घटित होती है। तो इस बार कई प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो पदार्थों का सवनीय जो परिवहन होता है इसके अंतर्गत जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसके अंदर कुछ जो पदार्थ है वो सतह पर पहुंच जाते हैं और वही यहाँ पे जो है वो इकट्ठे होकर है वो उसका जो जमा है वगैरह होता है, तो जो नया जो भूदर्शी है उसका निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी का के ऊपर जो ऊष्मा की जो स्रोत है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का जो स्रोत होता है वो, दूसरा जो प्रधान जो पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा का जो स्रोत माना जाता है वो है सूर्य। तो अभी अपन जो बात करेंगे कि सूर्य से जो एनर्जी अपन को मिलती है पहला है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, दूसरा है सूर्य से। तो अगर मैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊष्मा है उसकी अगर बात करूँ तो उससे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उससे जो निकलने वाली एनर्जी है उससे बहुत सारे जो रचनात्मक जो भूदर्शी है उनका निर्माण होता है। यानी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उससे जो एनर्जी निकलती है उससे स्थल मंडल का संचालन होता है। कौन से मंडल का होता है? स्थल मंडल। और स्थल मंडल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो वो पर्वत का निर्माण हो रहा है या पठारों का निर्माण हो रहा है, या फिर अपन दो कहते हैं, 2 सबसे बड़ी अपन इस प्रकार की कह सकते हैं कि आपदा होती है जिसे अपन मानते हैं प्राकृतिक आपदाओं के अंदर गिनते हैं। एक तो भूकंप, तो भूकंप की जो उत्पत्ति होती है, और दूसरी है ज्वालामुखी। तो ये तो है रचनात्मक कार्य जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से एनर्जी है उससे इसका निर्माण होता है। और दूसरी जो ये दोनों प्राकृतिक आपदा जो घटित होती है, जैसे भूकंप भी आता है, तो भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर के जो गर्मी है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो कभी कभार क्या होती है कि जो सैलें होती है
वो एक सीमा तक तो जो उसका जो ऊपर का जो दबाव है उसको सहन करती है, जो एनर्जी जो आ रही है उसके प्रेशर को सहन करती है। लेकिन कभी कभार क्या होती है, वो सैलें होती है, वो प्रेशर को झेल नहीं पाती है, तो दूर हटने के कारण जैसी सैलों के अंदर क्या कुछ खिंचाव होता है या वो दूर हट जाती है, या तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसमें जो कंपन होता है, तो वो कुल मिलाकर वो कंपन क्यों होगा, जो वो एनर्जी का जो फोर्स होता है उसके अनुपात में उसका जो है वो जो भूकंप है उसकी जो रिएक्टर इसमें जो तीव्रता है वो वहाँ पे जाती है। और ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, तो ये ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो भी क्या कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जैसे ही जो लावा है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पहुंचता है तो बहुत तप्त और गर्म होगा। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें जो लावा निकलता है वो भी बहुत गर्म है। तो इससे एक अंदाजा लगाया सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो एक बहुत बड़ा जो एनर्जी है उसका एक सोर्स हो सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं जो भूतापी ऊर्जा होती है, जियोथर्मल एनर्जी है, उसका जो उपयोग है वो भी आजकल किया जा रहा है। सूर्य है, सूर्य से जो एनर्जी निकलती है उससे पृथ्वी के जो दो मंडल है उसका संचालन होता है, वायुमंडल और जलमंडल। इन दोनों का जो संचालन होता है वो सूर्य से जो एनर्जी अपन को प्राप्त होती है या सोलर एनर्जी है उससे होता है। तो अपन कहते हैं कि ये जो पृथ्वी के ऊपर छाया स्थल मंडल हो, जलमंडल या वायुमंडल है, इसमें जो एनर्जी है वो अलग अलग स्रोतों से मिलती है। उसमें मुख्य रूप से तो सूर्य है ही पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का स्रोत, और दूसरी होता है पृथ्वी के खुद के अंदर वाला जो पार्ट है, इंटीरियर जो कोर है उसका जो गर्म पार्ट है उससे जो एनर्जी निकलती है उससे भी होता है। तो ये जो अपन कहते हैं कि पृथ्वी में जो ऊष्मा का एक प्रकार का जो जनन तथा स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, और कौन से इसके अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन से जो खनिज है वो पाए जाते हैं, और कौन से खनिजों के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट अधिक होता है, उसके बाद जो इसके स्थानांतरण होता है वो कौन कौन से मेथड से होता है। तो अभी जो अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि ये जो अपन पढ़ रहे थे वो अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत है पृथ्वी की जानकारी के लिए। अभी जो अपन पढ़ेंगे वो प्रत्यक्ष जो स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी के उसको पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत है, इसके के भी तीन पार्ट होते हैं। उसमें जो पहला पार्ट आता है ज्वालामुखी उद्गार। एक्चुअली में ये जो ज्वालामुखी का जो उद्गार है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में अपन को प्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की जो जानकारी वो उपलब्ध करवाता है। कैसे कि जैसे ही लावा निकलता है तो उसकी एक तो जो लावा है या मैग्मा, थोड़ा फर्क है ये ध्यान रखना लावा और मैग्मा के अंदर। जब तरल और गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पे पहुंचता है तब तो वो लावा कहलाता है, और जब वो अंदर ही रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो ये क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जैसे ही मैग्मा या लावा आता है तो वो एक तो बहुत तप्त रहता है, तो गर्म रहता है। तो तप्त और गर्म मैग्मा है वो जैसे पृथ्वी के धरातल पे आता है तो उससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम से कम एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसी जगह होगी जो कम से कम द्रव अवस्था में, किस अवस्था के अंदर है, द्रव अवस्था के अंदर या तरल अवस्था के अंदर है। क्योंकि जो लावा या मैग्मा होता है वो तरल रूप में पाया जाता है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत ऐसी होती है जहाँ से मैग्मा या जो लावा है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पहुंचता है। तो अपन कहते हैं कि जो इस पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर जो लावा या मैग्मा आता है तो वो एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक जगह है जिसको अपन मैग्मा भंडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा भंडार। इस
ये मैग्मा बंडा, ये जो मैग्मा चैम्बर होता है, इससे ये जो लावा है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पहुंचते हैं। तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी का पूरा जो अंदर वाला पार्ट है वो तो ध्रुव अवस्था में नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी जगह जो ध्रुव अवस्था में होगी जहाँ से जो लावा है मैग्मा वो ऊपर की ओर पहुँचते, इसको अपन मैग्मा बंडा बोलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अलावा का जो पृथ्वी का कुल मिलाकर जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है वो ठोस अवस्था के अंदर है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर अपन देखते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस पाया जाता है। तो इस ज्वालामुखी उत्कार से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम ऐसा एरिया होगा जो ध्रुव अवस्था के अंदर है, क्योंकि ये लिक्विड भी पाया जाता है और गर्म हो जाए, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग के अंदर ऐसी परत है जो ध्रुव अवस्था के अंदर हो सकती है। दूसरा जो इसका प्रमुख स्रोत आता है वो है भूकंप विज्ञान। सिस्मोलॉजी, अब पहले तो ये समझना है कि भूकंप विज्ञान क्या है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जो भूकंपीय जो तरंगे होती है ना, अर्थक्वेक वेव होती है, उसको सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसके ऊपर उसका अंकन या रिकॉर्ड करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उसके ऊपर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करके उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, भूकंप विज्ञान कहलाता है, ये जिसको अपन इंग्लिश के अंदर सिस्मोलॉजी बोलते हैं। यानी भूकंप विज्ञान है वो एक प्रकार का सिस्मोलॉजी जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे अब देखिए भूकंप अधिक केंद्र और भूकंप मूल किसे हुई है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको उसका भूकंप मूल बोला जाता है, जिसको फोकस भी बोलते हैं या इसको हाइपोसेंटर बोला जाता है। अब जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति होती है वो उसका भूकंप मूल होगा जिस जगह से होती है। तो भूकंप मूल के जस्ट 90 डिग्री का जो एंगल होगा जिसको अपन कहते हैं 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, जिसको अपन समकोण भी बोलते हैं। तो भूकंप मूल के जस्ट 90 डिग्री या समकोण पे जो बिंदु स्थित होता है उसको अपन बोलते हैं भूकंप अधिक केंद्र। यानी अपन यूँ कह सकते हैं भूकंप मूल के जस्ट 90 डिग्री पे भूकंप अधिक केंद्र होता है, ये ध्यान रखना है। यानी आपको ये सीधी सी भाषा में अगर कह दिया जाएगा कि अधिक केंद्र है वो कितने डिग्री पे होता है भूकंप मूल के, तो वो 90 डिग्री पे या समकोण पे होगा। अब इस टॉपिक है इसको अभी अपन इस क्लास के अंदर इतना ही स्टडी करेंगे, और जैसे अपने कल जो क्लास होगी उसके अंदर जो भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।